Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को और आज है तारीख हमारी 26 सितंबर 2021। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल इवन जो हमारे नोट्स होते हैं ये दोनों की दोनों चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सीधा टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स सीरीज, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसको जल्दी से ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आप पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज संडे है और आज दोस्तों हमारे पास एडिटोरियल सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स हैं। इवन यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है वो भी बहुत अच्छी आई है। और क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी हमारी मीटिंग है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो अमेरिका की विजिट पर गए हुए हैं, तो वहाँ से कई सारी मीटिंग्स यानी आज का न्यूज़पेपर एक बहुत फ्रूटफुल न्यूज़पेपर होने वाला है, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना, कोई पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, पीएम सेज इन UNGA, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अभी आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग्स होती है हर साल मीटिंग कंडक्ट की जाती है, वो भी सितंबर के महीने में। और यहाँ पर इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए या मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो हमारे मोदी जी हैं ये यूएस गए हुए हैं। और जब ये यूएस गए तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको मौका मिलता है अपनी बात को रखने का यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो जब उनको मौका मिला मोदी जी को, तो मोदी जी ने वहाँ पर जो स्पीच दी भाई वो बहुत अच्छी स्पीच थी। कल मैंने वो पूरी स्पीच देखी, लगभग आधे घंटे की स्पीच थी, यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसी स्पीच के अंदर मोदी जी ने साफ साफ कहा है बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की है, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोली वो ये कि पूरे वर्ल्ड में जो 193 या 195 कंट्रीज़ हैं उनमें अगर हम देखें भारत एक अकेली ऐसी कंट्री है जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मतलब ये सभी डेमोक्रेसी की मदर यानी माँ है और यहाँ से डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है। और उन्होंने फोकस किया कि किस तरह से इंडिया में जो सरकारें चलती हैं वो लोग चलाते हैं यानी डेमोक्रेसी के थ्रू चलती है, यहाँ पर कोई ऑटोक्रेटिक नेचर की चीज़ें नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर जब मुद्दा उठा तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा तो सबसे पहली चीज़ यही बोली कि जो डेमोक्रेसी है उन सबकी जो मदर है वो हमारी इंडिया है। इन्होंने उस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ये भी बोला कि किस तरह से हम आने वाले टाइम के अंदर जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको किस तरह से टैकल करेंगे। जैसे अफगानिस्तान में आजकल जो तालिबान का कैप्चर हो रखा है उससे क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से उससे दूर करना है। दोस्तों उस पूरी आधे घंटे की स्पीच के अंदर जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की वो पता है क्या ऑब्जर्व की कि पीएम मोदी ने बहुत सारी चीज़ें जैसे पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करते हुए कई सारी चीज़ें बोली, बट यहाँ पर उन्होंने एक स्मार्ट वर्क किया। स्मार्ट वर्क क्या किया, इन्होंने ना तो चाइना का नाम लिया और ना ही पाकिस्तान का नाम लिया एक बार भी, बट जो समझदार होते हैं वो समझ गए कि इशारा किस तरफ है। यही एक स्मार्ट स्पीच होती है। लेकिन जब जो प्रधानमंत्री हमारे पाकिस्तान के हैं वो जब भी कोई बात बोलते हैं तो देखा गया कि मोर देन 12 टाइम्स उन्होंने भारत का नाम लिया। जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो उन्होंने भारत को सीधा काउंटर करते हुए बोला। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है ना गलत होती है। मतलब आप कभी किसी कंट्री का नाम सीधा डायरेक्टली मत लो बट इनडायरेक्टली वे में लो, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो भी ठीक रहते हैं और इससे आप अपनी बात को भी कह सकते हो। तो यहाँ पर मोदी जी के द्वारा ये सारी चीज़ें बोलेंगे। देखो अभी हमारे लिए समझने वाला मुद्दा पता है क्या है, समझने वाला मुद्दा ये है कि ये जो मीटिंग हुई है ये यूनाइटेड नेशंस में हुई है। अभी ये सर यूनाइटेड नेशंस क्या था आपको याद होगा, ये 54 मिनट की 54 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया था। चलो मैं आपको बताता हूँ ये यूनाइटेड नेशन और ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये क्या चीज़ है। देखो यूनाइटेड नेशन की जहाँ तक बात है ये 193 मेंबर कंट्रीज़ ने 1945 के अंदर एक फॉर्म की थी, एक ग्रुप बनाया था। अब जानते हैं जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक ग्रुप बनाया गया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के द्वारा बनाया गया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा और तुरंत ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। तो जो उनके द्वारा बनाया गया ग्रुप था वो पूरा चौपट हो गया। तो अब ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो इसलिए एक ऐसा मल्टीनेशनल ग्रुप बनाया जाना चाहिए जिसमें सारी कंट्री इंक्लूडेड हो और ये कहें कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं करें, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो इससे इकॉनमी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी तरीके से। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। कब किया गया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया यानी 1945 में यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया था, जिसमें टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसका मेन काम क्या था, इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश करना, ह्यूमन राइट्स के लेकर कंसर्न था और ह्यूमैनिटीज़ को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर किया गया था। जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, जो अमेरिका की एक सिटी है, न्यूयॉर्क सबसे महंगी सिटी है, वहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो है। अब आपको मैंने इसके अंदर बताया भी था, ये सारे देखो उसका हेडक्वार्टर है, ये उसका मेन फ्लैग है और वर्ल्ड की 195 कंट्री में से 193 कंट्रीज में इंक्लूडेड भी है। फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यूनाइटेड नेशन जो थे इसके 6 मेन ऑर्गन थे, जिसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट,
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 इसकी मेन बॉडीज़ थी, जिसमें से सबसे पहली जनरल असेंबली। आपको याद होगा, ये देखो मैंने आपको बताया था वहाँ जब मीटिंग होती तो इतने सारे लोग होते हैं, तो इसका जो मेन यहाँ पर देखो, ये मोदी जी बीच में खड़े हुए थे यहाँ पर, अभी नहीं खड़े, ये तो फोटो है, बीच में खड़े होकर इन्होंने अपनी पूरी बाकायदा वहाँ पर स्पीच दी थी, जो जब इन्होंने ये मदर ऑफ इंडिया बोला था ना डेमोक्रेसी को लेकर। तो देखो जो मुद्दा है वो ये है कि जनरल असेंबली, अगर अभी मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, तो वो यही था। ये क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। जैसे इंडिया में अगर कोई भी डिस्कशन होता है तो वो कहाँ पर होता है, इंडियन पार्लियामेंट में होता है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन में पूरी वर्ल्ड की जितनी कंट्री है सारी उसमें शामिल है। तो इसीलिए इसको जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्लियामेंट कही जाती है। कि अगर वर्ल्ड में कोई भी पीस इस्टेब्लिशमेंट या वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन आती है तो उस पर जो गहन डिस्कशन होता है वो यहीं पर होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसमें 193 मेंबर कंट्रीज क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब थर्ड पॉइंट में देखो, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो मीटिंग की जाती है वो हर सितंबर के महीने में की जाती है, यानी साल में एक बार मीटिंग होती है, वो भी कब, सितंबर मंथ में होती है। और आप जानते हैं अभी सितंबर मंथ में, यानी कल की डेट में सैटरडे को मीटिंग हुई थी, 25 ऑफ सितंबर 2021 को मीटिंग हुई थी, और यहाँ पर यही स्पीच जो है वो मोदी जी ने दी थी। तो आई होप अब आप समझ गए हो कि मोदी जी ने जो स्पीच दी थी अपने यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर लिखा ना यूनाइटेड नेशन UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि जो वो यूनाइटेड नेशन की वो 6 ऑर्गन है, उनमें से एक ऑर्गन जो है जनरल असेंबली का, वहाँ पर ये सारी मीटिंग। और देखिए मोदी जी जहाँ खड़ा है उसका बैकग्राउंड देखिए, और जो अभी मैंने फोटो दिखाई थी वो देखिए, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट विल बी अमेंडेड सून, सेज अमित शाह। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है, इसमें अभी कुछ टाइम बाद एक मेजर अमेंडमेंट होने वाला, माइनर नहीं होगी, मेजर अमेंडमेंट होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई है जो बेसिकली ट्रस्ट की तरह काम करती हैं, और जिनका मेन मोटिव होता है कि जो भी पैसा मेंबर से कंट्रीब्यूट करेगा वो इकोनॉमी के सोशल वेलफेयर पर लगाया जाएगा, या जितने भी हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं, या जैसे एजुकेशन हो गया, आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इनको प्रमोट करने के लिए उस पैसे का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, जिसके लिए बेसिकली कई सारी सोसाइटीज़ फॉर्म की। जनरली ऐसा देखा है कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इन जगहों पर ये जो सोसाइटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है, बिकॉज वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो इस टाइप की सोसाइटी को फॉर्म करना अच्छा समझते हैं, ताकि जो पैसा वो सोसाइटी से कमा रहे हैं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके वो सोसाइटी के पिछड़े हुए इलाकों को प्रमोट करने के लिए उनको इन्वेस्ट कर सके। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 246, 2 का टेबल याद कर लो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, आर्टिकल 246 के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दे रखे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे भारत के संविधान के अंदर, मैं चलो इसकी पहले आपको फोटो दिखाता हूँ तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर चीज़ को आप दिमाग से समझो। तो हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 246 के अंदर 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी हैं, जिनका नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट से रिलेटेड मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कॉन्करेंट के अंदर दोनों मिलकर, यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। तो क्या है, हमारे स्टेट लिस्ट का जो मुद्दा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का जो राइट है वो किसको दिया गया है, स्टेट लिस्ट के अंदर दिया गया, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है। लेकिन यहाँ पर अमित शाह का बोलना ये है कि अगर ये मुद्दा पूरी तरीके से स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया तो यहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं, लोग अपने अपने स्टेट के लेवल के हिसाब से अलग अलग रूल्स यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। तो अमित शाह उसके चेयरपर्सन बनाएगा, और इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं इस मुद्दे को कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आए, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर अपना पार्टिसिपेशन देंगे, और एक बेहतर तरीके से यहाँ पर गवर्निंग अथॉरिटी को अपॉइंट यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारी स्टेट लिस्ट का मुद्दा है, लेकिन अभी अमित शाह के द्वारा ये बोला है कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस चीज़ को करेंगी, ताकि जो प्रोफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो एफिशिएंसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लॉज के अंदर एक मेजर चीज़ों को अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया। तो बताओ कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 246, जिसके 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है। ठीक है, चलिए, और उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन बनाएंगे, अमित शाह बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है, अलर्ट साउंडेड इन ओडिशा ओवर साइक्लोन गुलाब। अच्छा, ओडिशा के अंदर आप जानते हैं कि आज संडे है, और आज एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला है कि भारत अपना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगा, जो 100 साल तक इतनी बारिश नहीं हुई वो आज की डेट में। मैं खुद वेट कर रहा हूँ वो बारिश कब आएगी। तो बेसिकली उसके पीछे का रीज़न है ओडिशा में आने वाला साइक्लोन, और उस साइक्लोन का नाम है गुलाब साइक्लोन। अब बेसिकली क्या होता है, जो ओडिशा है ये हमारे तटीय इलाके के अंदर पाया जाता है। तटीय मतलब जो वहाँ पर लगा हुआ होता है ना, कोस्टल इलाका जो होता है। चलो मैं आपको इसके लिए फ़ोटो दिखाता हूँ। तब मैं तो बस ये चाहता हूँ आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले भारत का मैप देखो आप लोग,
ये भारत का मैप है, इसके अंदर देखिए उड़ीसा ये येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक साइक्लोन आने वाला है क्योंकि ये तटीय इलाका है। अब ये साइक्लोन इतना ज़्यादा खतरनाक है जिसमें कहा जा रहा है कि 80 से लेकर 85 किलोमीटर का जो 85 किलोमीटर की रफ्तार के हिसाब से वो साइक्लोन बनेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो साइक्लोन बनता है ये क्यों बनता है, आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो रीज़न कुछ ऐसा है, देखो रीज़न तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक हैं, बट मैं एक सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये समझा सकता हूँ कि देखो ये हमारे वर्ल्ड का मैप है, इसमें दो लाइनें होती है, आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना पट्टी ऐसी, ये वो लाइन है जहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है। और इसमें देखो भारत भी जो है, भारत का आधा इलाका मध्य प्रदेश गुजरात देख रहे हो, नीचे वाला जो इलाका है ये उसके अंदर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट मिल जाती है और ऊपर के उसमें इलाकों में उतनी सनलाइट नहीं होती जितने नीचे होते हैं, इसलिए नीचे वाले इलाकों में थोड़ी ज़्यादा गर्मी देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी कुछ ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है कि जो तटीय इलाके होते हैं जहाँ पर समुद्र होता है तो वहाँ से एवोपरेशन होना शुरू होता है, क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है समुद्र के पानी के ऊपर तो वो एवोपरेट होनी शुरू हो जाती है वेपर बन के। तो जब वो एवोपरेट होती है तो क्या होता है कि जो एवोपरेशन से जो गर्म हवाएं हैं वो निकलती हैं और बादलों में ठंडी हवाएं होती है। तो जब वो आपस में टकराती हैं तो बेसिकली इस तरह का क्लाउड बनाती हैं और वो क्लाउड जब बड़ा होने लगता है तो ये राउंड तरीके से घूमने लगता है। आपने देखा ना गोल हवाएं घूमती रहती हैं और यहाँ से साइक्लोन पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही इनका जो रफ्तार है वो बढ़ती है तो जो वेव्स हैं, जो समुद्र की जो लहरें हैं वो तेज होने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और तेज हवाओं का कंपन होना शुरू हो जाता है। और इस साइक्लोन को हमने जो नाम दिया वो गुलाब नाम दिया है। अच्छा, मैं आपको साइक्लोन के बारे में बता दूं कि साइक्लोन की अगर स्पीड जो है 27 किलोमीटर 51 किलोमीटर से कम है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। अगर 52 से 61 किलोमीटर तो डीप डिप्रेशन बोलते हैं। 62 से 87 है तो साइक्लोन स्टॉर्म बोलते हैं। और आप समझो हमारे साइक्लोन की स्पीड 80 से 85 बताई जा रही है, तो हम किस में साइक्लोन स्टॉर्म के अंदर है। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म आता है जब 88 से 117 किलोमीटर हो। वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होता है जब 118 से 221 किलोमीटर की रफ्तार हो। और सुपर साइक्लोन स्टॉर्म कहा जाता है जब 222 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार का साइक्लोन की हो जाती है। तो इस सुपर साइक्लोन होती है जो बहुत ज़्यादा घातक होती है, इसमें जान माल का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उड़ीसा के अंदर अभी जो साइक्लोन है दैट इज सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म। सीवियर है क्योंकि उसकी रफ्तार 88 से 117 के बीच में है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उड़ीसा के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी लोग तटीय इलाकों में रहते हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, जिससे जान माल का जो खतरा है उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके। तो आई होप गाइस कि आपको साइक्लोन के बारे में पता चल गया होगा। और हमारे यहाँ जो साइक्लोन का नाम दिया गया है वो गुलाब साइक्लोन दिया गया है इसको, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ ये आ रही है कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं ये जो फाइटर प्लेन है ये हमने यूएसए से बाय किया था और यहाँ पर एक एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज का मतलब है जैसे होता नहीं कि जैसे प्रदर्शनी चलती है, तो ये एक्सरसाइज बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर का इलाका है वहाँ पर एक्सरसाइज की जा रही है। और ये जो झील है ये हमारी लेक झील है, ठीक है। अब यहाँ पर इस झील के अंदर क्या हो रहा है कि ऊपर ये लोग अपना शो वगैरह कर रहे हैं, जिसको लोग देखेंगे, लोग इनकरेज होंगे कि वो भी एयरफोर्स के अंदर मेहनत करें और उसके एग्जाम्स वगैरह पास करें। तो ये सारी चीज़ एक्सरसाइज यहाँ पर की जा रही है। तो ये क्या है, बेसिकली ये एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर डेल लेक है, DAL डेल लेक है श्रीनगर के अंदर। सैटरडे को ये एक्सरसाइज की गई और ये एक इवेंट था जिसके थ्रू ये इनकरेज किया जा रहा था कि हमारे यहाँ पर जो एयरफोर्स है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक बात करते हैं, जो डेल लेक है, इस डेल लेक है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ डेल लेक के बारे में। तो एक मिनट, मैंने इसके बाकायदा नोट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। आज है 26 तारीख और ये रहा डेल लेक। ये हमारे GS पेपर 3 एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है जो श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, उसमें 5 मेजर लेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें से एक कौन सी लेक है, डेल लेक है। बेसिकली डेल लेक जो है वो श्रीनगर में पाई जाती है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, कैपिटल है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इंडिया में 8 यूनियन टेरेटरीज़ की बात करें तो सबसे बड़ी यूनियन टेरेटरीज़ में दूसरे नंबर पर JNK आती है, ठीक है। अब बेसिकली इस डेल लेक का नाम और भी कई नाम है, लेक ऑफ फ्लावर और आपका श्रीनगर जेवल। अच्छा, जेवल मतलब लाइक जैसे ज्वेलरी होती है ना, तो ये वहाँ की बहुत अच्छी सुंदर लेक है। और इस पर जो ऑपरेशन है इसमें इस लेक का फ़ायदा पता है क्या है सबसे बड़ा, यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की जाती है। और टूरिज़्म के लिए ना श्रीनगर में अगर कोई आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस झील में ना आए और इस झील में आके वो बोटिंग वगैरह करते हैं। मतलब उस झील के आसपास का जो नज़ारा इतना नेचुरल लुक देता है ना कि मतलब आपको इतना अच्छा फील आता है कि मतलब आपको देख के आपको लगता है दिस इज़ कॉल्ड बी अ नेचुरल ब्यूटी। मतलब एक आर्टिफिशियल मैनमेड ब्यूटी से हटकर जिसको हम बोलते हैं ना नेचुरल ब्यूटी, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो इस झील की ये एक खासियत थी। चलो,
इसका ये हमारा पेज नंबर 1 है, यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई चीज़ें, पेज नंबर 1 पे बहुत अच्छी अच्छी आज चीज़ें दे रखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हुए हैं। कल्चरल मैपिंग ऑफ 75 विलेज सोन। अच्छा, आप यहाँ फोटोग्राफ में देखिए कि किस तरह से इन्होंने जो है मूर्ति वगैरह बनाई हुई है स्टील से या फिर तांबे से, पीतल से। तो अभी क्या है कि जैसे आप जानते हैं हमारे देश के अंदर टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और अलग अलग टाइप की उनकी संस्कृति है। वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है अपने यहाँ पर चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लोगों के पास आर्ट तो कई सारी हैं, कलाएँ बहुत सारी हैं, लेकिन उनको जो प्रदर्शनी करने का काम होता है ना, प्रदर्शनी करने का मतलब होता है कि उसको किस तरीके से हम दिखाएं ताकि लोग उसे जानें कि हाँ देखो हमारे पास भी कोई ये कला है या जो भी है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अगर किसी के पास ऐसी कोई कला है तो हम उसको आगे प्रमोट करेंगे, हम जनता को यानी लोगों को दिखाएंगे कि देखो ये भी प्रदर्शनी होती है, जिससे इनकरेज हो, इनकी लोग डिमांड करें। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस टाइप की मूर्ति एक अच्छे लेवल पे हर साल बाय करते हैं? द आंसर इज़ नो, हम इतना बाय नहीं करते। रीज़न क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे देश के अंदर ऐसी भी कोई कला पाई जाती है। इसको प्रमोट करने के लिए दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है जिन्होंने इसको प्रमोट करने का जिम्मा उठाया है, और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग। और अब इसका जो काम है वो टेक ओवर कर लिया है INGCA ने, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट ने अब इसको टेक ओवर कर लिया। चलो हम इन दोनों का डिस्कस करते हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। मैंने इसके लिए बकायदा आपके लिए नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो चलिए। प्रमोशन ऑफ आर्ट के बारे में बात करें तो ये हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, ठीक है। अब ये NNCM यानी नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा सन 2017 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इसका बेसिकली मिशन ये था कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जिनकी आर्ट होती है, जो जियो लोकेशन के अंदर ये लोग अपना काम करते हैं, इनके आर्ट को बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर लोगों तक एडवर्टाइज करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनके द्वारा बनाई गई चीज़ों की डिमांड तभी होगी जब लोगों को इनके बारे में पता होगा कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ यहाँ पर बनाई जाती है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। अभी क्या है कि अब ये वाला जो जितना काम था ये सारा सौंप दिया गया एक नई ऑर्गेनाइजेशन को, और उस नई ऑर्गेनाइजेशन नाम है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। क्या नाम है उसका? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। और ये हमारे जीएस पेपर नंबर 1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, तो अब ये प्लान कर रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो वर्क ऑफ आर्टिस्ट हैं, जिनके पास ये कला है काम को करने की, इनकी कला को बूस्ट करने के लिए पब्लिक तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी। और पब्लिक तक क्यों बातें पहुंचाएंगी? क्योंकि कोविड-19 के केस में ये देखा गया कि इन लोगों का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिक नहीं रहा था, और क्योंकि नहीं बिक रहा था जिसके से ये अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इनको प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। तो अब बेसिकली जो इंदिरा गांधी जो है ये बेसिकली बनाया गया था 1987 में, बट अब जो 2017 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसकी पावर अब हमने इसको यहाँ पर सौंप दी है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम दोबारा अपने आर्टिकल पर चलते हैं। अभी पता है न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि जो इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल आर्ट है, ये अब क्या करेगी, छोटे छोटे गाँव के अंदर, लगभग 75 गाँव के अंदर अक्टूबर महीने में जाएगी और वहाँ से डेटा को कलेक्ट करेगी कि वहाँ पे किस किस चीज़ का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ बनाई जा रही है, ताकि हम अपने सोसाइटी को बता पाएँ कि अगर आपको ये पर्टिकुलरली मूर्ति चाहिए तो उसके लिए ये वाला रीजन फेमस है, ये पर्टिकुलर आर्ट चाहिए तो ये यहाँ पर फेमस है। तो ये अक्टूबर महीने में 75 विलेज से क्या करेगी, डेटा को कलेक्ट करने का यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस वाले पेज में कुछ भी नहीं है, थर्ड पेज पर भी कुछ नहीं है, फोर्थ पेज तो पूरा उससे एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है ऐसा इंपॉर्टेंट जो आपको बताने लायक हो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, केरला ने अभी डिजिटल डी एजुकेशन सेंटर लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये आर्टिकल एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमारी लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट करता है। कैसे, मैं सब बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपको शराब की लत लग गई, गुटखा पान मसाला खाने की लत लग गई है, तो उसके लिए सेंटर्स होते हैं जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो बाकायदा पूरी ट्रेनिंग होती है 30 से 45 दिन की, जिसमें आपको वहाँ डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और आपकी जो भी आदतें हैं उनको वहाँ पर छुड़वाया जाता है। इसी तरीके से जब से कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन चली तो बच्चों को ना मोबाइल की और टीवी की इतनी ज़्यादा लत हो गई, मोबाइल टीवी लैपटॉप की, कि अगर उन्हें एक दिन में 10 घंटे तक वो उसको यूज़ ना कर पाएँ तो उनको लगता ही नहीं कि उनका दिन जो है वो गया है। मतलब आज के डेट में मोबाइल बहुत एक नेसेसरी आइटम बन गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लेवल तक तो चीज़ें ठीक है, लेकिन बच्चों के ऊपर इसका बहुत ही एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा टीनेजर या कोई भी एक बड़ा व्यक्ति भी, अगर वो मेजर भी है और अगर वो इस चीज़ से जूझ रहा है, तो ऐसे में उसके लिए डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए, जिनके अंदर क्या होगा, उनको रखा जाएगा कुछ दिन तक के लिए और उनको ट्रेन किया जाएगा कि बिना मोबाइल बिना लैपटॉप के भी आप जिंदा रह सकते हो, उसके बिना भी आपका ज़िंदगी जी सकती है। तो केरला ने ये बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनसे जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो चुके हैं उनके लिए ये सेंटर बेसिकली बनाया गया। मुझे लगता है अभी इस सेंटर की हमें बहुत
बहुत ज़रूरत है। सिर्फ केरला ही नहीं बल्कि जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं उनमें भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बच्चे आज के डेट में इतने ज़्यादा मोबाइल के दीवाने हुए कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रही, वो सारे काम मोबाइल पर ही कर रहे हैं, जो कि गलत चीज़ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एन.वी. रमना है, इन्होंने बोला कि हमें अपने जुडिशरी सिस्टम को और ज़्यादा रिड्यूस करना चाहिए। अच्छा, रिड्यूस का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ कंप्लाइंसेस है इनको कम करना चाहिए, जिससे कि जो आम जनता है उसका जो ट्रस्ट है वो जीता जा सके। अभी देखो हो क्या रहा है, बात ये चल रही है कि जैसे आम नागरिक है, मान लो उसकी किसी से डिस्प्यूट हो गया, तो वो कानूनी कार्रवाई में नहीं जाना चाहता, कानूनी लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर तारीख पे तारीख मिलती है और उनको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज नहीं होती। उन्हें लगता है उनका यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से हरासमेंट किया रहेगा। तो लोगों को अवेयर करवाना कि ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ईजी प्रोसीजर है, तो पहले बताने से पहले आपको ईजी प्रोसीजर करना भी तो पड़ेगा। तो एन.वी. रमना ये नहीं कहा है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसको इतना सिंप्लीफाई बनाया जाए कि अगर आपके लोकल लेवल पे कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका निपटारा आप खुद मत करो, आप कोर्ट के पास हो और सही तरीके से निपटारा आपका कोर्ट करेगी। लेकिन आज बहुत से ऐसे केसेस है जो बिना किसी कोर्ट में जाए सॉल्व कर दिए जाते हैं, जो कि सही नहीं होते, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में और बड़ा डिस्प्यूट होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो एन.वी. रमना के द्वारा यही बोला गया है कि फ्यूचर में इन डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए उनको कोर्ट कचहरी आना ही पड़ेगा, और वो तभी आएंगे जब वहाँ के जो प्रोसीजर है उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा, जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि कोर्ट उनका हरासमेंट कर रही है। ठीक है, इसको लेकर उन्होंने रिफॉर्म की यहाँ पर बातचीत की है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ भी अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कोई खास। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वाड टू काउंटर अफगान ओरिजिन टेरर। अच्छा, पहले आप इस फोटोग्राफ को देखो। इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट और 3 प्राइम मिनिस्टर एक साथ एक ही फ्रेम के अंदर कवर किए गए। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो ये जापान के प्राइम मिनिस्टर है, सेकंड नंबर पे हमारे नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, थर्ड नंबर पे यूएसए के प्रेसिडेंट जॉय बाइडन और फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये चारों प्राइम मिनिस्टर, अब आप समझोगे ये 4 कंट्री, दैट इज़ जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं। क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर है ना, ये चारों लोगों ने अभी मीटिंग डिसाइड की। अभी बेसिकली जो मोदी जी हैं, ये मोदी जी, ये बाकी जितने लोग हैं ये न्यूयॉर्क गए हुए थे बेसिकली किसके लिए, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन्होंने सोचा एक ही विजिट में दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो क्वाड की यहाँ पर मीटिंग हुई जिसके अंदर बहुत गहन मुद्दे उठाए गए। बेसिकली मुद्दे ये उठाए गए कि कोविड-19 के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसको कैसे रैंप अप किया जाए। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर ये बोला है कि जैसे आप जानते हैं कि जनवरी 2021 के अंदर हमने अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया था, इवन हमने वैक्सीन को बहुत जगहों पर एक्सपोर्ट भी किया था, खासतौर पे पुअर कंट्री या जो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं उन पर हमने एक्सपोर्ट भी खूब सारी वैक्सीन की थी। बट क्योंकि इंडिया में केसेस खुद के इतने बढ़ गए थे जिस वजह से हमने कुछ टाइम के बाद उसको बंद कर दिया था। अब इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम इसको रिज्यूम करना चाहते हैं। रिज्यूम मतलब जो हमने पॉज बटन दबा दिया था इसको दोबारा से अनपॉज करना चाहते हैं, जिससे कि जो वैक्सीनेशन है हम उसको अब एक्सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि इंडिया के अंदर जो केसेस हैं वो कम हो गए। इवन बहुत से लोगों की तो डबल डोज भी लग चुकी है। तो वैसे में जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, हम चाहते हो सरप्लस प्रोडक्शन को हम अपनी गल्फ कंट्रीज़ यानी जो आउटडेटेड कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं या जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। इवन यहाँ पर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जॉय बाइडन के द्वारा ये भी बताया गया कि किस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन पे जो चाइना का दबदबा है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। तो ये बेसिकली क्या था, क्वाड मीटिंग हुई थी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर एक और सेम आर्टिकल यहाँ पर है, इंडिया यूएस फाइंड अलाइनमेंट ऑन इंडो पैसिफिक फाइट टेररिज्म। अब यहाँ पर सेम चीज़ बात बोली गई कि जो क्वाड मीटिंग हुई थी इसके अंदर डिसाइड किया गया कि जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है किस तरह से उसको काउंटर किया जाए। मैं आपको बता दूँ इंडो पैसिफिक के लिए हमारा क्वाड ग्रुप तो बना ही हुआ था, लेकिन अभी एक नया ग्रुप भी बना है, आकस ग्रुप, जिसमें आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, ये तीनों कंट्रीज इसमें क्या है इंक्लूडेड है। तो कहा ही जा रहा है कि जब क्वाड था तो आपको ऑकस क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात जो जॉय बाइडन ने बोली वो ये बोली कि हाँ नो डाउट कि हमने क्वाड ग्रुप बनाया था, बट हम ये चाहते थे कि एक और ग्रुप सिमिलर टाइप का बने जिससे कि उसकी जो चीज़ें हैं जो वो बढ़ जाए और काम में एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई पूरी मीटिंग है। ये तीनों आर्टिकल एक जैसे हैं। जो थर्ड आर्टिकल क्वाड लीडर ड्रॉप टेक्निकल प्लान है। अब यहाँ पर इस वाले में क्या बोला यार कि क्वाड के अंदर देखो सबसे पहले आर्टिकल में क्या बोला गया था कि क्वाड जो है वो बेसिकली कोविड-19 में एक्सपोर्ट को कैसे रैंप अप करना है उस पर। दूसरा राइट साइड में दे रखा था क्या कि किस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन पर हमें कंट्रोल करना है। और ये जो तीसरा क्वाड का दे रखा है ये बोल रहा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरी
जगह पर ट्रांसफ़र करना है, ये मुद्दा इस चीज़ पर बोलता है। ठीक है, तो यही क्वाड के जो लीडर्स थे चारों, उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से हम अपने पास टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे विदाउट एनी इशू। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि अभी जो हमारे पास 3G 4G होता है, तो 5G का जो कनेक्शन है वो चाइना से हम लेने वाले थे कोविड से पहले, लेकिन जैसी कोविड पेंडेमिक आई, चाइना का नाम बदनाम हुआ, तो हमने क्या किया कि जो स्पेक्ट्रम में जो बोलियाँ लगाते हैं ना 5G की, उसमें चाइना का नाम हटा दिया और हमने कहा हम चाइना के साथ इस टाइप का कोई 5G प्लान लॉन्च नहीं करना चाहते, हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो जाएंगे लेकिन चाइना पर डिपेंड नहीं हो। तो चाइना इस बात से लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ हम चाइनीज़ फर्म को इंडिया के अंदर आने ही नहीं देना चाहता। और ये इंडिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहले, मैं तो कहूँगा ये काम बहुत पहले अगर हो चुका होता ना, तो चाइना की मजाल नहीं थी कि वो इस टाइप का कोई हरकत कर पाता जो बायोलॉजिकल उन्होंने ये कोविड-19 का ये जो वायरस बनाया है ये होता भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वाड ग्रुप को लेकर तीनों आर्टिकल थे। आई होप आप ये तीनों के तीनों आर्टिकल जो है बिल्कुल अच्छे लेवल पे समझ चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो इस वाले पर कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। बेसिकली क्या है कि अभी नो डाउट कि हमने आर्टिकल 370 के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर जो JNK है उसको पूरी तरीके से हमने अपनी यूनियन टेरिटरी बना लिया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर वालों लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह, वो सब तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में खुलती हैं, JNK में कोई खुलना ही नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर थोड़ा ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर आई एम रियली सॉरी दोस्तों, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो टूरिज्म सेक्टर कुछ ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि वो JNK में भी ओपन हो, जिसकी वजह से वहाँ के जो युवक हैं उनको वहाँ पर जॉब मिल पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल इस पर बेस्ड था। इसके बाद अगर हम और आगे चलें तो यहाँ म्यांमार को लेकर एक बात बोली गई है। आप जानते हैं म्यांमार में अभी तख्ता पलट हो गया था जनवरी 2021 के अंदर। म्यांमार की जो आर्मी है उन्होंने क्या कर लिया था, पूरी चीज़ को कैप्चर कर लिया था। मैं आपको इसको फोटो के थ्रू समझाता हूँ, आप ये देखिए। म्यांमार के जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे वो ये लेडी थी। ठीक है, इसके बाद ये राइट साइड आप जो आर्मी चीफ देख पा रहे हैं, अब इन्होंने तख्ता पलट करके इनको होम क्वारंटाइन कर दिया और इन्होंने खुद अपनी वहाँ पर सरकार बना ली है। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि म्यांमार के अंदर जिस तरह से ये सरकार बनाई गई है, तो अब कंसर्न क्या हो रहा है, कंसर्न ये हो रहा है कि वहाँ के जो आर्मी के लोग हैं वो खुद वहाँ के लोगों को मार पीट रहे हैं, मतलब अपने ही देशवासियों के लोगों को मार रहे हैं। तो ये जो भिक्षु टाइप की जो लोग होते हैं, आप देख पा रहे हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इन्होंने वहाँ पर एक मार्च निकाली और कहा कि हमें एक डेमोक्रेसी चाहिए जैसे पहले चलती थी, हमें आर्मी का सपोर्ट वहाँ पर नहीं चाहिए। बेसिकली क्या था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी थी बट उसको पलट के हमने आर्मी बना दी, मतलब आर्मी के लोगों ने वहाँ पर पूरी तरह से म्यांमार ने कैप्चर कर लिया। उसको लेकर यहाँ पर जो है जो बौद्धिक भिक्षुज होते हैं, ठीक है, मॉन्क्स वगैरह होते हैं, इन्होंने ये एक मार्च वहाँ पर निकाला है, प्रोटेस्ट टाइप का यहाँ पर निकाला गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो तालिबानी की अगर हम बात करें तो तालिबान के अंदर अभी एक क्रूशियल न्यूज़ आई कि उन्होंने 4 लोगों को खुल्लम खुल्ला बीच सड़क पर क्रेन से वहाँ पर फांसी की सज़ा दी। बेसिकली उन 4 लोगों का ये आरोप था कि उनके ऊपर किडनैपिंग का आरोप था। तो ऐसे में तालिबानी लोगों ने उस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया, ऑन द स्पॉट डिसीजन देते हुए उनको क्या किया, खुल्लम खुल्ला बीच सड़क पर उन्हें हैंग करवा दिया। हैंग टिल डेथ होता है ना, जैसे फांसी की सज़ा, वो यहाँ पर दिलवा दी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रूशियल वे था, बट चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट हमारे इंडिया तो 10-10 साल तक नहीं कर पाते, वो काम इन्होंने 10 दिन के अंदर कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि मानसून जो है वो सितंबर मंथ में दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से जो हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी इकॉनमी की, तो दोस्तों वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, जिसके चलते सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पर UNFCCC के द्वारा मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें COP26 या पेरिस एग्रीमेंट पर जो क्लाइमेट एग्रीमेंट किए गए हैं उन पर कंसर्न जताया जाएगा कि किस तरह से मानसून है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता ही जा रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है, इसको लेकर यहाँ पर कंसर्न जताएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें ऑगस्ट ग्रुप की, तो इंडो पैसिफिक को बैलेंस करने के लिए ऑगस्ट ग्रुप को बनाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तीनों कंट्रियाँ मिलकर बात करें। आप इस सबमरीन को देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर अवेलेबल हो सकती है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो US और UK के द्वारा किसको दी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही है, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक में एक बैलेंस पीस इस्टेब्लिश यहाँ पर किया जा सके। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस टाइप की जो सबमरीन है, इंडिया के पास सिर्फ एक ही सबमरीन है इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर एक बात और बोली जा रही है कि जो अभी GST काउंसिल की 45वीं मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या डिसाइड किया गया, डिसाइड नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पर कहा ही जा रहा था कि हो सकता है इस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाए कि जो पेट्रोल है उसको GST के अंदर, GST के दायरे में लाया जा सके, लेकिन ऐसा
ऐसा नहीं हुआ, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं जीएसटी का हाईएस्ट रेट जो है वो 28% है। अगर पेट्रोल को हम जीएसटी के दायरे में ले आते हैं तो पेट्रोल की कीमत सिर्फ 70 या 60 रुपये हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं पेट्रोल के ऊपर पुराने सिस्टम के ऊपर जो वैट वगैरह लगता है उस सिस्टम से 100% से भी ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। यानी पेट्रोल की असली कीमत तो 38 रुपये 38 रुपीज़, लेकिन उस पर 100% से टैक्स लगाते हुए ये पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये की भी बाहर चली गई है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के बारे में सोचे, ये नहीं सोचे कि आम जनता को उससे कितनी दिक्कतें हो रही है। तो कहा ही जा रहा है कि अगर हम पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाते तो पेट्रोल की वैल्यू 28% टैक्स मैक्सिमम है जीएसटी के अंदर। तो हद मार के 50-60 रुपये का पेट्रोल होता है, इससे ज़्यादा का पेट्रोल बिकता ही नहीं। तो ये जीएसटी के दायरे में आनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो इंडिया ने एक बहुत ही अग्रेसिव यहाँ पर बात की है। बात ये हुई है कि जो यूके है उसने ये बोला कि इंडियन जितने भी लोग यूके के अंदर आएंगे उनको हम 10 दिन तक क्वारंटाइन में रखेंगे, अगर वो वैक्सीनेट हैं तो भी। तो यहाँ पर इंडिया वालों ने बोला कि जब वो वैक्सीनेट है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनकी तरफ से साफ आंसर दिया गया कि क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के अंदर फेक तरीके से सर्टिफिकेट भी बांटे जा रहे हैं वैक्सीनेशन के। तो हो सकता है आप वैक्सीनेट ना हो और फिर भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, इस वजह से हम 10 दिन का हम उन्हें क्वारंटाइन करेंगे। जबकि ये चीज़ें किसी और के साथ नहीं, सिर्फ भारत के साथ की है, जिसको लेकर भारत ने साफ साफ बोला है कि अगर आप ऐसा करो तो कल को हम भी आपके खिलाफ कुछ ऐसे ही एक्शन लेंगे काउंटर पार्टी पे करते हुए। ठीक है, तो ये भारत के लिए थोड़ी शर्मनाक चीज़ है जो बहुत ही गलत हुई है। ठीक है, अब ये देखिए कोविड शील्ड का इम्पैक्ट की बात की। अच्छा, ऊपर वाला आर्टिकल ये था कि वो जो वैक्सीनेशन को एक्सपोर्ट है उसको रिज्यूम करेंगे और जितनी भी हमारी लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं उनको हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और नीचे क्या बोला था, कोविड शील्ड का जो इम्पैक्ट यूके के ऊपर पड़ा हुआ है तो यूके ने बोला है कि आप फेक सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हो, इस वजह से हम 10 दिन का क्वारंटाइन यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी आज के हिंदू न्यूज़पेपर के लिए। इतना ही दोस्तों, आई होप कि आज बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिली होंगी। और कोई भी अगर सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में बिल्कुल आप मुझे दे सकते हो, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगा। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।